अब देखो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। जो ऊपर वाली जस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। जो बीच वाली है उसको मेंटल। और देखो कोर 2 टाइप का होता है। एक होता है आउटर कोर, जैसे देखो ये बिल्कुल हमारा सरफेस है, यहाँ हम बना लिए, ठीक है? ये हमारा हो गया इनर कोर, ये आउटर कोर। और ये हो गया हमारा क्या हो गया ये? ये हो गया हमारा क्रस्ट। और बीच वाला पार्ट मेंटल। ये हो गया हमारा आउटर कोर। और ये हो गया हमारा इनर कोर, ठीक है? इनर कोर जो है वो किस में है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है? आप देखो यहाँ पे इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है? तो आप इसको याद रखिएगा। फिर इसी के बारे में बताया है यहाँ पे कुछ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा-सा स्किप कर रहा हूँ। बाकी उसके बाद आता है अर्थ के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्रस्ट, ठीक है? ऊपर-ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है। आप देखोगे कि इसकी जो थिकनेस होती है ना, ये 5 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, ठीक है? 5 किलोमीटर से लेके अब कभी-कभी क्या होता है 30 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर के बीच में भी देखने को मिलती है। जब कभी माउंटेन्स आता है या फिर कहीं ओशन फ्लोर आ गया, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात करें इसकी डेंसिटी की, तो 3 ग्राम एवरेज इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है? ओशन फ्लोर में। जैसे मान लो ये सरफेस है, यहाँ कहीं ओशन है, फिर ऐसे होगा। तो जो ओशन की डेंसिटी होगी ना क्रस्ट पे, वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं अगर हम बात करें कि बेसाल्ट, ठीक है? अब बेसाल्ट मतलब ऊपर, ठीक है? क्रस्ट देखो बेसाल्ट क्या होता है, जो ओशियानिक प्लेट्स होती है ना वो बेसाल्ट की बनी होती है। और जो ऊपर का जो टेक्टोन ये प्लेट्स होती है जो जिसपे स्वेल होता है मतलब, तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं वो हमारे ग्रेनाइट की बनी होती हैं। तो ग्रेनाइट हल्का होता है इसीलिए 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और ये 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है हमारी बेसाल्ट वाली प्लेट्स यानी कि ओशियानिक वाली प्लेट्स। तो आई होप कि आपको दोनों ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि 3 ग्राम क्यों बोला है और 2.7 ग्राम क्यों बोला है। फिर सेकंड लेयर आती है हमारी मेंटल। मेंटल को हम ऊपर की सेकंड लेयर बोलते हैं। ये जो रेड वाली आई है, ठीक है? ये हमारा सेकंड लेयर है। और ये आपको कहाँ तक देखने को मिल सकता है? 2900 किलोमीटर तक ये फैला होता है। और क्या-क्या होता है यहाँ पे? आप देखोगे कि इसी में आती है आपकी एस्थेनोस्फीयर वाली लेयर। जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि यही वो लेयर है जहाँ पे हमारा क्या होता है? मैग्मा होता है, ठीक है? बिल्कुल मोल्टेन फॉर्म में, बिल्कुल पिघला हुआ मैग्मा इसी फॉर्म में होता है। अब इसकी बात करें देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये लेयर सोर्स ऑफ मैग्मा है। इसकी डेंसिटी की बात करें तो ये 3.4 आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, ये होती है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर देखोगे आप, उसके बाद आती है आपकी कोर। कोर में क्या होता है? जस्ट मैंने आपको बताया अभी कि कोर 2 तरह की होती है, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। तो जो हमारी कोर है, ये 2900 से लेके 63 किलोमीटर तक डेप्थ की होती है। वहीं बात करें अगर आउटर कोर की, तो सॉलिड। और इनर कोर की, तो ये लिक्विड के फॉर्म में होती है। और देखो आउटर कोर का जो डेंसिटी होती है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वहीं इनर कोर की जो डेंसिटी होती है ये 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखो जो इनर कोर है वो सॉलिड में है, ठीक है? तो वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा वो हार्ड होगा। हार्ड होने का मतलब कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बिल्कुल पास-पास में होगा। वहीं जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, तो इसीलिए लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम होती है सॉलिड से। तो ये 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये आप लोग याद रखिएगा कि कोर की डेंसिटी कितनी होती है, मेंटल की डेंसिटी कितनी होती है, मेंटल में कौन-सी लेयर पाई जाती है, तो यही सब पूछता है। इसको हम निफे भी बोलते हैं, ठीक? अब कह रहा है कि वोल्केनो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप देखोगे गैसेस हो गए, फिर ऐश हो गया, जो भी धुआँ निकलता है, मोल्टेन रॉक्स हो गया, जहाँ से ये सरफेस के अंदर से ना ऊपर आती हैं, सरफेस पे आती हैं, ठीक है? अंदर जैसे मैग्मा चैम्बर से होके धीरे-धीरे जो मोल्टेन रॉक्स होते हैं, ये ऊपर आते हैं और फिर ऊपर आके लावा की फॉर्म में डिपॉज़िट हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं वोल्केनो। अब अगर बात करें वोल्केनो की, तो बेसिकली ये 3 टाइप्स की वोल्केनो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे एक हो गया एक्टिव, दूसरा डोर्मेंट और तीसरा हो गया एक्सटिंक्ट। अब एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो वो होता है जो या तो करंटली इरप्ट कर रहा हो, ठीक है? या फिर अनरेस्ट का साइन दिखा रहा हो। जैसे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एक्टिविटी में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में गैस डिस्चार्ज करता है। और अगर कोई वोल्केनो अभी इरप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर क्या होता है, पास्ट में इरप्ट कर चुका होता है वो,
या फिर फ्यूचर में आगे भी इरप्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उसे हम एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है? डोरमेंट वोल्केनो को हम स्लीपिंग वोल्केनो भी कहते हैं। स्लीपिंग वोल्केनो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिलहाल एक तो इनएक्टिव होता है, लेकिन फ्यूचर में इरप्ट करने की पॉसिबिलिटी इसकी भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये एक्सटिंक्ट नहीं है पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ पे इरप्शन नहीं हुआ। होगा, कब होगा ये किसी को नहीं पता है। बट एक्टिव और डोरमेंट में क्या फ़र्क है कि एक्टिव कुछ महीने, कुछ साल में ये एक्टिवली होते रहते हैं। बट डोरमेंट होगा, पता चला 10 साल 20 साल बाद फिर इरप्ट होगा, तो ये होती है डोरमेंट। अब देखो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इंडिया में एक एक्टिव वोल्केनो है, एक डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक है? तो दोनों का एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर तीसरा होता है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है? एक बार ये हुआ रहता है कहीं न कहीं, ठीक है? उसके बाद ये फ्यूचर में इसकी होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट यानी कि बिल्कुल विलुप्त हो चुका। अब फिर देखो यहाँ पे फिज़्यूर वोल्केनो हो गया, जब ऐसे 2 प्लेट्स के बीच में इस तरह से शेप में मैग्मा बाहर निकलता है। फिर शिल्ड वोल्केनो हमें देखने को मिलता है, बेसिकली ये बेसिक लावा होता है। बेसिक लावा थोड़ा कम एक्सप्लोसिव होता है, जो वोल्केनो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, वो बेसिकली एसिडिक वोल्केनो एसिडिक लावा होता है, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे आगे पूछेगा, अभी तो फिलहाल नहीं पूछेगा। तो आप देख सकते हो बस इसको इतना याद रखना कि डोम वोल्केनो होता है, फिर ऐश सिंडर वोल्केनो हो गया, कंपोजिट वोल्केनो हो गया। बस आप टाइप्स याद रखना कौन-कौन से टाइप्स हैं। काल्डेरा वोल्केनो हो गया। अब देखो सिल्ट वोल्केनो की क्या-क्या खासियत है यहाँ देख सकते हो। ये एक तो लार्जेस्ट होते हैं और जो हवाईयन आइलैंड बहुत सुने होंगे आप कि ये बिल्कुल ना एकदम वो है रिंग ऑफ फायर है। तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे लाइन से वोल्केनो आपको देखने को मिल जाएँगे। तो जो हवाईयन टाइप के वोल्केनो वो हैं बेसिकली आपके सील्ड वोल्केनो। फिर ये बेसाल्ट लावा फ्लो करता है यहाँ पे, ठीक है? लावा यहाँ का बहुत फ्लूइड होता है। देखो जो बेसिक लावा होता है वो बहुत फ्लूइड होता है क्योंकि उसमें सिलिका बहुत कम होती है इसीलिए वो लावा यहाँ इरप्ट होके बिल्कुल ईज़िली बहता हुआ बहुत दूर तक जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेरी फ्लूइड। ये क्या होता है? स्टीप नहीं होता है। स्टीप क्या होता है? अब देखो जैसे ये हमारा माउंटेन हो गया, ठीक है? यहाँ से लावा निकला। जब ये बहुत दूर तक ऐसे बहते जाएगा तो बिल्कुल ये जो हमारा स्लोप बनेगा ये स्टीप नहीं बनेगा। अब वहीं एसिडिक क्या होता है? जैसे ये वोल्केनो हमारा माउंटेन है, अब यहाँ से जाएगा बहुत दूर तक जाएगा नहीं क्योंकि उसमें सिलिका ज़्यादा होती है एसिडिक वाले में, तो बिल्कुल यहीं जाएगा। अब ये जो हमारी स्लोप बनी बिल्कुल तीखी बनी है, ठीक है? बिल्कुल स्टीप स्लोप बनी है। बिल्कुल खड़ी ढाल बनी है। जबकि वहीं बेसिक लावा क्या करता है स्टीप स्लोप नहीं बिल्कुल जेंटल स्लोप बनाता है। तो यही कहने का मतलब है इसका। दे बिकम एक्सप्लोसिव व्हेन वाटर इज हेल्ड इन टोरेंट। अब देखो जैसे ये हमारा माउंटेन है, ठीक है? बीच में अगर वाटर कहीं आ गया गलती से, जो क्रेटर लेक बन जाती है ना, यहाँ क्रेटर बन जाता है और फिर जब बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है, उस टाइम पे ये बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है। अब कह रहा है डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन। इसी को बोलते हैं हम सिंडर कोन। जो यहाँ पे कोन बन जाता है, इसको सिंडर कोन बोलते हैं। फिर कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है? कह रहा है ये कूल होता है और मोर विस्कस लावा होता है। ज़्यादा इसमें सिलिका होता है। ये नेचर में भी बहुत एक्सप्लोसिव होता है, बहुत हाई तरीके से, बहुत खतरनाक होता है। फिर दे इरप्ट पाइरोक्लास्टिक एंड एशेस। अब देखो इसमें पाइरोक्लास्टिक और एशेस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। कई सारे लेयर में फॉर्म होता है मतलब एक के ऊपर एक ऐसे कभी-कभी लावा आते रहता है और डिपॉज़िट होते रहता है। फिर आती है आपकी काल्डेरा। काल्डेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है। ये भी बहुत हाईली एक्सप्लोसिव टाइप की वोल्केनो है आपकी और ये कोलैप्स होता है और देखो कह रहा है दे कोलैप्स देमसेल्फ एंड फॉर्म इनटू लेक्स। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपका माउंटेन है, ठीक है? अब यहाँ से इरप्ट होते रहेगा, ये अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करते-करते एक तरह से क्रेटर लेक में बदल जाता है। प्रोविंसेस होते हैं, वो ये ऐसे रीजन्स होते हैं, जहाँ पे हाई फ्लूइड बेसाल्टिक लावा आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत दूर तक स्प्रेड हो जाता है। ये लावा मतलब इतना थिन होता है, मतलब कहो तो इतना पतला होता है कि ये हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर तक आपको ऐसे फैला हुआ देखने को मिल सकता है। इन एरियाज़ में क्या होता है कि लावा एक ही बार में नहीं बनता है, ठीक है? बल्कि सीरीज़ ऑफ फ्लो के रूप में निकलता रहता है। तो इन फ्लोज़ की अगर हम एवरेज थिकनेस की बात करें, तो वो कितना होता है? 50 किलोमीटर
के आसपास से या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है और एक इंडिविजुअल फ्लो में भी कई सौ स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल की, तो इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसका एक क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है। देखो यहाँ डेक्कन प्लेट्यू का एग्ज़ाम्पल दिया ना, तो डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, अब देखोगे कि इंडिया का नीचे वाला पार्ट है। अब देखोगे कि डेक्कन प्लेट्यू एक लार्ज एरिया में फैला हुआ है। कैसे हुआ है ये पॉसिबल? क्योंकि बहुत ही फ्लूइड लावा था, जो भी एक्सप्लोसिव हुआ और वो बहुत लार्ज एरिया में जाके फैल गया। तो इसीलिए यहाँ जो डेक्कन प्लेट्यू है, एक तरह के बेसाल्टिक लावा वाला नेचर है इसका। फिर हम देखते हैं कि मिड ओशियानिक रिज क्या होता है। अगर बात करें मिड ओशियानिक रिज, तो इसके इस तरह के वोल्केनो ओशन के नीचे पाए जाते हैं और ये अंडर वाटर वोल्केनो सिस्टम में होते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स और डाइवर्जिंग बाउंड्री पे बनते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ एक प्लेट हो गया और यहाँ प्लेट हो गया एक, ये प्लेट यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है? और ये प्लेट यहाँ से इधर जा रही है। बिल्कुल ये पहले जॉइंट थी ये वाली प्लेट। अब जब ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी, ओशन के नीचे है, तो यहाँ नीचे जस्ट इसके क्या होगा, हॉट मोल्टेन मैग्मा होगा, बिल्कुल वो ऊपर आ जाएगा। और जब ऊपर आ जाएगा तो हल कभी कभी देखोगे कि ये वाटर से अगर ऊपर आ गए तो आइलैंड बोलते हैं, अगर वाटर के नीचे रह गए तो इनको हम बोलते हैं रिज, ठीक है? अब इनकी टोटल अगर लेंथ की बात करें, तो वो आपको 70,000 किलोमीटर तक देखने को मिल सकती हैं या फिर कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और यहाँ फ्रीक्वेंट लावा वोल्केनिक इरप्शन होते ही रहते हैं, आप देखोगे जब भी। तो मिड अटलांटिक रिज की अगर बात करें, तो इसका एक सबसे फेमस एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इंट्रूसिव वोल्केनो लैंडफॉर्म। अभी तक हम ये पढ़े हैं कि लावा जब सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये वोल्केनो है और इसके ऊपर आ जाता है तो हम इसको क्या देखते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। फिमारोल्स बोलते हैं, जो इससे एशेस निकलती हैं, फिर कई तरह की चीजें निकलती हैं वोल्केनो। अब देखो इसके अंदर भी कुछ शेप में लावा ट्रैप हो जाता है। कभी कभी देखो, ऐसा नहीं है कि अगर निकल रहा है तो बिल्कुल निकल ही जाएगा लावा यहाँ से, कभी कभी इस जमीन के अंदर ही ट्रैप होके रह जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम इंट्रूसिव। जो लावा, जो मैग्मा जमीन के ऊपर आके ऐसे फ्लूइड करके कोई ना कोई शेप ले लिया, तो उसको तो हम ये एक्सट्रूसिव बोलते हैं, जो ऊपर आ गए हैं सरफेस के। बट जो लावा बिल्कुल जमीन के नीचे ही कोई ना कोई शेप ले लेते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव वोल्केनो। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? बिल्कुल ये देखो मैग्मा का चैम्बर, जहाँ पे बिल्कुल मैग्मा का भंडार लगा होता है ऐसे, इसको हम बोलेंगे बैथोलिथ। ये सबसे लार्ज पार्ट होता है मैग्मा का, ये याद रखना। एक लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडी है। अब यहीं पे देखोगे जैसे कि बैथोलिथ हो गया, अब हमारा जैसे लावा निकल गया है, पूरा नहीं निकल पाया, यहाँ कहीं हमारा इस टाइप का शेप ले लिया। तो जब भी डोम शेप इस तरह का लेता है ना, उल्टे कटोरे की तरह, तो इसको हम बोलते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है? कह रहे हैं लेपोलिथ जो होता है ये कॉनकेव शेप का लावा फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसको हम फेकोलिथ भी बोल सकते हैं। वेव टाइप का लावा होता है, जब कभी ऐसे ऐसे करके डिपॉजिट हो जाता है नीचे, तो इसको बोलते हैं हम लेपोलिथ। वहीं सील क्या होता है? जैसे आपको इस फिगर में तो हाँ, जैसे देखो यहाँ पे आप, बिल्कुल मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखो, ये हमारा बिल्कुल अंदर का सरफेस हो गया अर्थ के, यहाँ ये क्रस्ट हो गई हमारी। यहाँ पे क्या होता है, हमारा बैथोलिथ होता है, ठीक है। यहाँ कहीं स्ट्रक्चर अगर ऐसे बन गया अंदर ही अंदर, ये मैग्मा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे आपका लेकोलिथ। फिर उसके बाद लेपोलिथ क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रैप हो गया, हमारा लावा निकल गया, और ये किससे जुड़ा होता है, बिल्कुल नीचे बैथोलिथ से जुड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो हमारा लावा निकल रहा है। निकलते निकलते पूरा बाहर नहीं निकल पाया, कहीं इस तरह के फॉर्मेशन में आ गया तो हम उसको लेपोलिथ बोलेंगे, इस तरह से आ गया तो बैथोलिथ बोलेंगे। फिर क्या होगा कि कहीं कहीं आप देखोगे बिल्कुल ऐसे सील की तरह हमारा बिल्कुल डिपॉजिट हो जाएगा इस टाइप के, इस स्ट्रक्चर में, तो इसको हम सील बोलते हैं। और डाइक क्या होता है? जब ऐसे निकले कहीं, मान लो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट और वर्टिकल शेप में आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे डाइक, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ भी ऐसे निकल रहा है, फिर इस तरह के शेप में आ गया, तो इसको हम बोलेंगे डाइक, जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। तो बस यही था इस चैप्टर में। आई थिंक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो मुझे सुधार करना चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो बस
मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।